हमें बहुत सी क्वेरीज आई, बहुत से मैसेजेस आए कि जी बजट के ऊपर जो है वो आप एक तफसीली वीलॉग करें। बजट एक बहुत एक्सटेंसिव किस्म की एक डॉक्यूमेंटेशन होती है। उस पर मुख्तलिफ जो इकोनॉमिस्ट हैं आप उनकी राय लेते हैं, उसके बाद कहीं जाके आपका एक इस पे ओपिनियन फॉर्म होता है। अब जाके जो सारा रिसर्च वर्क किया है उसके बाद मैं अब एक ओपिनियन आपके सामने रखने के काबिल हुआ हूँ कि ये बजट किस किस्म का है और ये कैसा बजट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, वफाकी बजट आ चुका है और हमें बहुत सी क्वेरीज आई, बहुत से मैसेजेस आए कि जी बजट के ऊपर जो है वो आप एक तफसीली वीलॉग करें। अच्छा, मैं जानता हूं कि जिस दिन बजट आया उस दिन जैसे ही बजट आया तो अगले 2 घंटे 3 घंटे के अंदर जो है वो बड़े यूट्यूबर्स ने जो है वो ठक 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 वीडियोस करके उसको डाल दिया। लेकिन ऑब्वियसली मैंने इसलिए नहीं डाला, मैं अब आपको उसकी वजह बता देता हूं, क्योंकि उस बजट एक बहुत एक्सटेंसिव किस्म की एक डॉक्यूमेंटेशन होती है। आप उसको स्टडी करते हैं, उस पर मुख्तलिफ जो इकोनॉमिस्ट हैं आप उनकी राय लेते हैं, उसके बाद कहीं जाके आपका एक इस पर ओपिनियन फॉर्म होता है। इसको सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों के अंदर कोई भी, जैसे कहते हैं ना, कोई भी शख्स जो है वो उसको अपना ओपिनियन उस पर देना बहुत मुश्किल होता है। उसको स्टडी किया जाता है, उसके एक एक सेक्टर को स्टडी किया जाता है, उसके बाद आप कोई उसका एनालिसिस दे सकते हैं। मैं जाहिर बात है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं पूरे बजट को बड़ा तफसीली इसके ऊपर कोई अपनी राय कायम कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी अब जाके जो सारा रिसर्च वर्क किया है उसके बाद मैं अब एक ओपिनियन आपके सामने रखने के काबिल हुआ हूँ कि ये बजट किस किस्म का है और ये कैसा बजट है। तफसील में जाने से पहले एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो बजट होता है, मैं थोड़ा सा ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये बेसिकली एक प्लान होता है। ये प्लान किस किस्म का होता है कि जी मिसाल के तौर पे आप लाहौर से निकले हैं और आपने इस्लामाबाद जाना है। अब बीच में आपके यहाँ पे भेरा भी आएगा, बीच में कलर का हार भी आएगा, बीच में चक्री भी आएगा और फिर जाके आप इस्लामाबाद पहुँचेंगे। तो ये बजट भी कुछ इसी तरह का होता है। आप पूरे 1 साल की प्लानिंग बनाते हैं और अब उस 1 साल के प्लानिंग के अंदर आप ये कहते हैं कि जी हम फलां जगह खर्चा करेंगे, यहाँ हम इतने पैसे खर्च करेंगे, हमें फलां जगह से इतने पैसे आएंगे, और उसके बाद आप ये प्लस माइनस करके एक प्रपोजल बना लेने की जी हमारे ख्याल में हमारे पास इतने पैसे आएंगे और इतने पैसे हम फलां जगह के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। इसमें बहुत से फैक्टर्स जो होते हैं जिसकी वजह से कभी कभार ये सारी कैलकुलेशन जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है। वो ऊपर नीचे किस तरह हो जाती है? मिसाल के तौर पर जिस तरह कोविड आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से जो है वो बहुत से लोगों के बिल्कुल हर किस्म की कैलकुलेशंस ऊपर नीचे हो गई, बिजनेसेस बंद हो गए, कई बिजनेसेस जो हैं वो बूम हो गए, फार्मास्यूटिकल्स जिस तरह उसमें बड़ा एक बूम आया, तो बहुत सी चीजें ऊपर नीचे हुई, फंडामेंटल्स कहते हैं इनको। फिर उसके बाद अगर मिसाल के तौर पे दहशतगर्दी, अगर दहशतगर्दी ज़्यादा फैल जाए उसकी वजह से सारी इक्वेशंस ऊपर नीचे हो जाती हैं। अगर आपके मुल्क के अंदर सियासी तनाव बढ़ जाए, एहतजाज बढ़ जाए, प्रोटेस्ट बढ़ जाए, धरने हो जाए, तो फिर आपकी कैलकुलेशंस ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं। फिर कई जगहों के ऊपर मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जी हमने फलां जगह से जो है वो लोन लेना है, वो आप जेन में तो ये लगा के बैठते हैं कि हाँ जी ठीक है हमें लोन मिलेगा, लेकिन और उसके मुताबिक आपने आगे खर्चे डिसाइड किए होते हैं, लेकिन आइन वक्त पर आपको पता लगता है कि जी लोन तो आपको मिलना ही नहीं है, तो जिसकी वजह से आपके आगे के खर्चे भी जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब जो मैं आपको सूरत हाल बताने लगा हूं, जो सीधा चंद चीजें हैं, जो फीचर्स हैं, सेलिएंट फीचर्स हैं इस बजट के, मैं वो आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद मैं अपनी ओपिनियन रखूंगा। इस बजट के अंदर खास तौर पे अगर इसको पिछले बजट के साथ, सबसे पहले टैक्स कलेक्शन की अगर हम बात करें तो इस बजट के अंदर जो टारगेट रखा गया है टैक्स इकट्ठा करने का, वो 4691 अरब का जो पिछला बजट था उसके अंदर रखा गया था। अभी तक जो जुलाई से लेके मई 2021 तक की जो इस वक्त जो टैक्स आमदनी हो चुकी है वो 4167 अरब है। यानी तकरीबन जो टारगेट था इन महीनों का वो 173 अरब ज़्यादा है, 17% ज़्यादा जो है वो इस हुकूमत ने इकट्ठे किए हैं। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि ये इसके बावजूद ये जो 17% की जंप है ये कोई ज़्यादा खातर खा जंप नहीं है। इससे कई ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो पिछली हुकूमतों ने की हुई है, नून लीग ने भी की हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी की हुई है। अच्छा, अब जो ये साल आ रहा है जिसके लिए जो बजट के अंदर अनाउंसमेंट की गई है, IMF ने इनको कहा था कि जी आप 5963 अरब इकट्ठा करें टैक्स के जरिए। ये लोग कह रहे हैं कि जी हम इकट्ठा करेंगे 5800 अरब।
अब ये जो 5,800 अरब है, ये भी कई इकोनॉमिस्ट के हवाले से जो है ये एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक किस्म की फिगर है और लगता नहीं है, मुश्किल है। अगर ये कर लें बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बड़ी ऑप्टिमिस्टिक फिगर है कि जी 5,800 अरब जो है ये इकट्ठा कर पाएंगे। इसके अंदर बहुत बड़ी जो रिलाय किया जा रहा है वो ये है कि जी हम अपनी टैक्स बेस को बढ़ाएंगे, नए टैक्स पेयर्स को अंदर लेकर आएंगे और पॉइंट ऑफ सेल्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो हम मुख्तलिफ जो आउटलेट्स हैं, दुकानें हैं, वहाँ पे हम लगाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टैक्स इकट्ठा हो सके। इस सिलसिले में अभी तक तो कोई इतनी खातर खा कामयाबी नहीं हुई। शबर जैदी साहब जो साबिक वजीर खजाना थे, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की थी कि जी टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। आपको याद होगा 50,000 से ऊपर की जो आमदनी की जो खरीदारी है उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि जी हम ID कार्ड की शर्त लगाएंगे। ट्रेडर्स ने उसको मानने से इनकार कर दिया था, बहुत उस पर भी कशीदगी हुई थी। अल्टीमेटली हुकूमत को उसके ऊपर भी बैकफुट के ऊपर जाना पड़ा और वो नहीं हो सका था। तो ये जो 5,800 अरब का जो टैक्स कलेक्शन का जो एक इन्होंने फिगर रखा है, ये बड़ा ऑप्टिमिस्टिक लगता है। हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल लगता है कि ये 5,800 अरब तक जा सकेंगे। अच्छा, ये तो होगी टैक्स की बात। अब दूसरी बात है, वजीर खजाना शौकत तरीन साहब कहते हैं कि जी कोई किसी किस्म का मिनी बजट नहीं आएगा। नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई दफ़ा हमने हुकूमतों को देखा है कि वो बजट पास होने के बाद चंद महीनों के बाद जो है उन्हें एक अदद मिनी बजट भी लाना पड़ता है। महंगाई के हवाले से शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि जी हमारी एक कोशिश होगी कि हम महंगाई का जो फिगर है उसको 10% से नीचे रखें। अब महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो इस हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा परेशान रही है। महंगाई जो है वो 10% से ऊपर कई दफा गई है, बड़ा स्लाइटली इस तरह भी हुआ है कि 10% से नीचे आई है, लेकिन आने वाले साल के लिए इनका टारगेट ये है कि हम इसको 10% से नीचे रखें। अच्छा, अगर आप 10% से नीचे नहीं रख पाते और 10% से ऊपर जाता है तो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपको अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो यानी कि आप जो सूद देते हैं कर्जे के ऊपर जो बैंकों से लिया जाता है, तो फिर जो अक्सर जो जिस तरह गाड़ियों की खरीदारी होती है या बिजनेसेस जो हैं, कारोबार जो हैं वो लोन लेते हैं, उनके लिए वो लोन लेना मुश्किल हो जाता है जैसे ही इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा। तो हुकूमत के लिए ये एक टफ जॉब होगा कि इसको 10% से नीचे रख सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो आ रहा है इसके अंदर जो फूड इन्फ्लेशन है, जो खाने पीने की अशिया हैं, अशिया खुरोनोश जो हैं, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरी चंद माहिरीन से बात हुई, उनके मुताबिक अब चीनी के ऊपर भी जो है एक नया टैक्स लगाया जा रहा है। अब चीनी की कीमतें जो है, क्योंकि अशिया खुरोनोश की बात हो रही है, चीनी की कीमतें जैसे पहले ही ज़्यादा हैं, तो अब उसके ऊपर जब एक टैक्स भी उसके ऊपर लगेगा तो चीनी की कीमतें जो है वो मज़ीद बढ़ेंगी। तो फिर दोबारा वही बात जो है कि महंगाई जो है वो आपके लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। एक अच्छी बात जो है जो लोअर तबके के लिए की गई है, मतलब 3 सेगमेंट्स हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास। लोअर क्लास के लिए जो है वो 850 सीसी से जो नीचे की गाड़ियां हैं उनके ऊपर जो टैक्स है उसको कम कर दिया गया है। ये एक अच्छी बात है, इससे लोगों को वो गाड़ियां खरीदने में आसानी होगी। ज़्यादातर लोग देखा जा रहा था कि अपर क्लास जो है, अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोग जो है SUVs की गाड़ियां 45 लाख, 50 लाख, 40 लाख, 55 लाख की जो गाड़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा खरीद रहे थे। मिसाल के तौर पर किया स्पोर्टेज हो गई, Hyundai Tucson हो गई, इन गाड़ियों को ज़्यादा परचेज किया जा रहा था। लेकिन जो नीचे की गाड़ियाँ थी, जो 800 सीसी की गाड़ियाँ थी, 1000 सीसी की गाड़ियाँ थी, इनकी परचेज बहुत कम हो चुकी थी क्योंकि लोगों के लिए खरीदना मुश्किल था। तो हुकूमत ने कोशिश की है कि उन गाड़ियों को खरीदारी के लिए जो है वो आसानियां पैदा की जाए। दूसरा, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसके हवाले से भी जो टैक्सेशन है उसको अब सिर्फ 1% के ऊपर ले आए हैं। ये भी एक अच्छा कदम है, लेकिन ये उन गाड़ियों के लिए है जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो। फिलहाल पाकिस्तान के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, लेकिन इस साल, ये जो आ रहा है साल, इसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पहली इलेक्ट्रिक कार जो है वो भी असेंबल होना शुरू हो जाएगी। जब वो होगी तो उसके ऊपर ये जो एक मराद दी गई हैं इसका फायदा उस गाड़ी को जाएगा जिससे लोगों को खरीदने में आसानी होगी। दूसरी बात ये कि सैलरी जो है वो 10% सरकारी मुलाजमीन की इंक्रीज़ की गई है। पंजाब के बजट में भी इसको इंक्रीज़ कर दिया गया और फेडरल बजट के अंदर भी 10% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई। सरकारी मुलाजमीन इस पर एहतजाज भी कर रहे थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि जी इंक्रीज़ नहीं आ रहा, इंक्रीज़ आना चाहिए। पिछला साल बहुत बुरा गुजरा था, इस मरतबा भी आएगा। अच्छा, इसका एक दूसरा इफेक्ट भी होता है, जब आप सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाते हैं तो साथ ही साथ जो निजी शोबा होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है, उसके अंदर भी जो है वो फिर इस चीज़ को फॉलो
दिया जाता है और वहाँ पे भी लोगों को फिर इंक्रीमेंट्स दी जाते हैं, तनख्वाहें वहाँ पे भी बढ़ाई जाती हैं, अक्सर ये देखा गया है। तो क्योंकि वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो हुकूमत के इन इकदामात से क्यों लेता है कि अच्छा इसका मतलब है कि हुकूमत देख रही है हमारे पास मार्जिन है, हम पैसे बढ़ा सकते हैं, तो हमें भी यहाँ पे एक आम शख्स के लिए जो है वो पैसे बढ़ाने चाहिए। दूसरी बात ये, जहाँ पे शेख खुरनोश की बात हो रही है, डेयरी सेक्टर के ऊपर जो है वो सेल टैक्स की शरह जो है वो 17% लगा दी गई है। अब डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो पैक्ड दूध, दही, इस किस्म की जो चीज़ें हैं इसके ऊपर भी अब टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया है। ये सीधा जो मिडिल क्लास तबका है ये इसको हिट करेगा जाके, क्योंकि ये उसको इस्तेमाल करता है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो खुला दूध होता है, जब बंद दूध जो होता है, या ये जो टी वाइटनर जिसे कहते हैं, पाउडर वाला दूध होता है, या ये दही जो है, जो पैक्ड दही होता है, जब इसकी कीमतें बढ़ती हैं तो जो खुला आपको मिल रहा होता है उसकी कीमतें भी ऑटोमेटिकली साथ ही इंक्रीज कर जाती हैं। तो मिडिल क्लास तबका जो है उसको सबसे ज़्यादा इसका नुकसान होता है। रेमिटेंसेज जो है वो ज़र मुबादला जो बाहर से बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो भेजते हैं, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है पाकिस्तानी बजट को कि इससे बहुत रिलीफ मिला है पाकिस्तानी बजट को, और ये तादाद काफ़ी इंक्रीज़ की है। ज़ाहिर बात है बैरून मुल्क लोग जो है मौजूद हैं, इसमें दो राय पाई जाती है। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग कहते हैं कि जी चूँकि इमरान खान साहब की हुकूमत है और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर बहुत एतमाद करते हैं, इसकी वजह से ये रेमिटेंसेज जो है बहुत बढ़ रही हैं। लेकिन इसकी दूसरी राय इसके ऊपर, इस मामले के ऊपर ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक आम तबका, एक आम ख़ानदान जिसके चाहने वाले या कमाने वाले जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके हालात इतने ज़्यादा मुश्किल हो चुके हैं कि बाहर वालों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है वो अब यहाँ पे भेजने पड़ते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें। तो ये दो मुख्तलिफ राय है, इसके ऊपर ये डिबेटेबल बात है, इसके ऊपर आप जितनी मर्जी लंबी चाहें डिबेट कर लें। अच्छा, उसके बाद आ जाए कर्जों के ऊपर, नए कर्जे। एक इतला के मुताबिक तकरीबन 17 अरब डॉलर के नए कर्जे आने वाले साल के अंदर लिए जाएंगे, जिसमें IMF से तकरीबन 3 अरब डॉलर लिया जाएगा और इसके अलावा मुख्तलिफ जो मालियाती इदारे हैं इनसे और भी लोन जो हैं वो लिए जाएंगे। सारा का सारा लोन, अक्सर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ये कहती है कि जी हम तो ये जो नए लोन ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि पुराने कर्जे जो हैं वो उतारे जाएँ, ऐसा नहीं है। 17 अरब डॉलर जो है वो बेसिकली लिया जा रहा है, इसमें से बहुत मतलब तकरीबन आधी से भी कम अमाउंट जो है वो पुराने कर्जे देने के लिए ज़रूर पे होगी, लेकिन इसके अलावा उसके ऊपर भी ये लोग पैसे ले रहे हैं। तो वो जो बार बार कहा जाता था ना IMF के पास नहीं जाएंगे और कर्जों की लानत से जो है वो हमारी जान छूट जाएगी, ऐसा नहीं है। आने वाले साल के अंदर भी आप वाह कर्जे लेने वाले हैं। उसके बाद एक और बात, मैंने इस पर पहले वीलॉग भी किया था, ये बात अब प्रूव भी हो गई है। 35-35 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तलिफ हर MNA को जो है वो ग्रांट के तौर पे जो है वो मुख्तलिफ डेवलपमेंट स्कीमों की मद के अंदर जो है वो दिया जाएगा। ये वही ग्रांट है जिसके बारे में इमरान खान साहब एक ज़माने में कहा करते थे कि जी ये तो रिश्वत है और ये इन लोगों के हाथ में पैसा देने की क्या ज़रूरत है। तो ये इसका राउंड अबाउट होगा, ये सोशल रिफॉर्म्स के थ्रू जो है वो ये पैसे 35 करोड़ रुपए जो है MNAs को दिए जाएंगे और वो अपने अपने हलकों के अंदर लगाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक होने जा रही है वो ये है कि पेट्रोलियम लेवी लगाई जा रही है और उसकी तादाद बहुत बढ़ा दी गई है। और पेट्रोलियम लेवी के जरिए जो है वो ये कहा जा रहा है कि ये पेट्रोल जो आज आपको तकरीबन 110-111 रुपए का मिलता है, पूरे पाकिस्तान में थोड़े से मुख्तलिफ रेट्स हैं, ये इस लेवी की लगने की वजह से 130, 135, 140 तक भी जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। और क्योंकि अगर तेल की कीमत बढ़ गई तो तेल की कीमत बढ़ने की वजह से हर चीज़ के ऊपर फ़र्क आता है, क्योंकि जब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, खाने की अशिया की प्राइस बढ़ जाती है, हर चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। तो पेट्रोलियम लेवी जो है एक बहुत खतरनाक जिन है इस बजट के अंदर, जो आम आवाम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। खास तौर पे इस वक्त जब ये ट्रेंड देखा जा रहा है, ये माहिरीन कह रहे हैं, खास तौर पे जो ऑयल एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस आने वाले साल के अंदर मजीद इंक्रीज कर सकती हैं, उन्हें एक अपवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है। और उसकी वजह यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता कोविड की जो परेशानियां थी, हमने देखा था कि कोविड आने की वजह से तेल का इस्तेमाल कम हो गया था। जब तेल का इस्तेमाल कम हुआ था तो ऑयल की प्राइसेस जो है वो नीचे ड्रॉप होना शुरू हो गई थी। लेकिन अब जिस तरह ममालिक कोविड से निकल रहे हैं, तेल का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे तेल का इस्तेमाल बढ़ रहा है तो ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ रही हैं। हुकूमत के लिए ये बढ़ती हुई ऑयल प्राइसेस एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर ये कंट्रोल ना हो सकी, क्योंकि जारी बात है हुकूमत के हाथ में नहीं होता। हकीकत तो यही है कि अगर बढ़ती हुई इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अगर जा रही हैं तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक कुशन है जो आपको मिल सकता है, वो ये है कि सऊदी अरब जो है वो आपको डिफर्ड पेमेंट्स के ऊपर जो है वो आपको ऑयल दे दे, और अगर वो होता है तो जारी बात है वो आपको, जिसे कहते हैं ना नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, उस पर सऊदी अरब फिर आपसे कुछ ना कुछ मांगेगा भी। आप वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये जारी बात है एक सियासी फैसला होगा, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर खारजा पॉलिसी का ये फैसला होगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो सिर्फ सऊदिया के साथ अगर तो ये लिवरेज आपको मिल जाती है तब तो वो बढ़ती हुई ऑयल प्राइसेस को जो है वो आप उसको काउंटर कर सकते हैं।
उसके बाद अगर ओवरऑल अगर इस बजट की बात की जाए तो आखिरी 2 साल के अंदर जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये देख रही है कि जी अब इलेक्शंस आने वाले हैं, हमें इस साल टिका के खर्चे करने पड़ेंगे, हमें डेवलपमेंट्स के ऊपर पैसे लगाने पड़ेंगे, इससे कम हमारा कोई गुजारा नहीं होगा। क्योंकि 3 साल जो हमने बेल्ट टाइटनिंग करनी थी, जो हमने पैसे नहीं लगाए, लोगों का बुरा हाल हुआ, अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो सकता। इस मरतबा तो वाह हमें पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन दोबारा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैसे तभी लगेंगे जब पैसे आएंगे। अगर पैसे आपकी जेब में नहीं आएंगे तो फिर आप लगा भी नहीं सकेंगे। तो टैक्स इकट्ठा करना सबसे बड़ा टारगेट होगा इस हुकूमत का कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया जा सके। लोन्स की सूरत हाल मैंने आपको बता दी है। और सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि सब कुछ मुस्तहकम रहे, किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हुकूमत का जो इस्तेकाम है वो बरकरार रहना चाहिए। अगर हुकूमत शेकी नजर आई कि मामला ठीक तरह नहीं चल रहे तो ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं ये खराब हो सकती हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो ये तमाम तर कैलकुलेशंस हुकूमत के काम आती हैं या नहीं आती। तो ये बजट के ऊपर एक छोटा सा एक रिव्यू था, एक छोटी सी समरी थी जिसके लिए हमें बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, तो ये आपके सामने पेश खिदमत है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।